नमस्कार साथियों। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रोग्राम देवभूमि की बात में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नेहा चौहान और आज मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं देहरादून युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अमनदीप सिंह बत्रा। अमनदीप, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। अमन, आज आपसे हम युवाओं के बारे में काफी सारी बातें करेंगे, प्रदेश के बारे में बातें करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं के दिल में है क्या। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल पूछूं, मैं जानना चाहती हूं कि आपकी उम्र भी अभी कम है। इतनी कम उम्र में आप राजनीति में आए। राजनीति में आपने कांग्रेस का ही दामन क्यों थामा? सबसे पहले नेहा जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने देवभूमि की बात में मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का एक आज़ादी दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों से जुड़ी हुई है। लोगों की परेशानियाँ एवं उनकी परेशानियों को सुनने के बाद सॉल्यूशन देना, ये कांग्रेस का पुराना दायित्व रहा है। और जहाँ तक युवाओं की बात आती है, मैं एक युवा हूँ। मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना है क्योंकि इनकी एक जो कॉन्सेप्ट है वो युवाओं के लिए बहुत क्लियर है। एक नारा कांग्रेस पार्टी देती है कि कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। तो ये युवा जोश है, ये प्रदेश का युवा जोश है, ये देश का युवा जोश है, जो आज इस पार्टी के अंदर हजारों युवा हैं। आज मैं एक युवा हूँ। मैंने इसीलिए इस पार्टी को चुना क्योंकि जो इनका दायित्व है बहुत क्लियर है कि ये एक सबसे बड़ी खासियत सम्मान, दूसरी खासियत सभी को एक विचारधारा में लाना। कोई इनके लिए धर्म कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। और आज मैं युवा हूं, मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, तो इस विचारधारा को देख के जुड़ा हूं कि वह युवाओं की बात को समझ सकते हैं। इसलिए आज हम मेरे जैसे कई कार्यकर्ता, कई युवा आज इस पार्टी से जुड़े हैं। अमन, आप कह रहे हैं कि कई सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। मुझे ये जरूर बताइए कि आखिर कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए कर क्या रही है? नेहा जी, क्या नहीं कर रही है? सबसे बड़ी बात, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कर रही है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन जी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया एवं उस दायित्व पे उतरे, और आज देखिए किस प्रकार से उनका नाम पूरे देश में है। उनको ऑक्सीजन मैन के नाम से पहचाना जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी युवाओं को बढ़ाने का काम ना करती तो क्या आज वो इतने बड़े दायित्व पे होते? मैं, कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैंने विधानसभा से स्टार्टिंग की थी और आज पार्टी ने मेरी कार्यशैली देख के मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये काम मात्र और मात्र कांग्रेस पार्टी कर सकती है कि एक कार्यकर्ता को जमीन से उठा के, कहते हैं कि वो फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाना, ये कांग्रेस पार्टी काम कर रही है युवाओं के लिए। अमनदीप, आपने नाम लिया बीवी श्रीनिवास जी का, जिन्होंने कोरोना काल के समय SOS IYC कैंपेन के माध्यम से कई लोगों की मदद की और आगे जाकर ऑक्सीजन मैन के नाम से फेमस हुए। उत्तराखंड में भी हमने देखा कि कोरोना की वजह से तबाही मची हुई थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, किसी को कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत पड़ रही थी। क्या आपने युवा कांग्रेस के सिपाही होने के नाते धरातल पर उतरकर लोगों की मदद की थी? जी बिल्कुल, मैंने मदद की है और बहुत इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं जिसको देख के आदमी की रूह कांप जाएगी। और SOS IYC जो यूथ कांग्रेस द्वारा चलाया गया, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट बिल्कुल रहा हूँ। मैंने लोगों के बीच में धरातल पे जाके लोगों की हेल्प की है। और मेरे हिसाब से जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी तब तक कांग्रेस उनके साथ खड़े होने का कार्य करेगी। उस समय पर आपने बहुत लोगों की मदद की, आपने देखा किस तरीके से लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन जैसी आम चीज़ों के लिए या दवाइयों जैसी आम चीज़ों के लिए। क्या कोई ऐसा वाकया है जो आपको याद आता है, जो आपकी मेमोरी में, आपकी यादों में हमेशा के लिए बस गया हो? जी बिल्कुल याद आता है। एक वाकया आपको बताऊंगा कि हमारे मेरे निवास के सामने एक हमारे टीचर हैं, वो रहते हैं। रात को 9 बजे उनका कॉल आता है मेरे पे कि अमनदीप जी, मुझे ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो रही है और इस टाइम मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा। और इतनी बड़ी बात मेरे कानों में डाली उन्होंने, तो मेरी तो रूह कांप गई कि एक आदमी 9 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है।
और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उसने मुझे कुछ समझा होगा, तभी उन्होंने मुझे कॉल किया। तो हम नेहा जी उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहे थे लोगों को। तो मेरे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रात को 9 बजे तो नहीं था, तो मैंने हमारे ऑफिस में कॉल किया, तो वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया और तुरंत उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उनको तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई। और वह आज हमारे बीच में है और आज मुझसे कहते हैं कि यार अमनदीप बत्रा, अगर आप ना होते तो शायद आज मैं ना बचता। तो मैंने उनको मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये जो सिस्टम हमारी पार्टी ने हमें दिया है, जो दायित्व आज हमारी पार्टी ने हमें दिया है, हम वो कर रहे हैं और लोगों के बीच में उतर रहे हैं। तो ये इंसिडेंस मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि शायद अगर मैं थोड़ा सा लेट होता तो वो हमारा एक मेरा फ्रेंड ही है वो, तो वो शायद हमारे बीच में ना होता। अमन, ये बताइए कि इस समय पर उत्तराखंड प्रदेश की 3 सबसे बड़ी, सबसे मूलभूत समस्याएं कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली तो देखिए बेरोजगारी है, दूसरी महंगाई है और तीसरी बिजली है। आपने बिजली की बात की, बिजली समस्या कैसे हो गई? उत्तराखंड तो बिजली को प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्रदेश बिजली बनाता है, उसी प्रदेश की जनता को बिजली महंगी मिलती है और हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों को बिजलियां प्रोवाइड करवाता है। तो आज तो सीधे सीधा सवाल, और ये सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी मैं परसों का पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ कि जी बिजली के दामों को 4 गुना बढ़ाया जाएगा। तो ये क्या सही है? प्रदेश की जनता के लिए सही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। और सबसे यही चीज हमें खाती है कि हमारे प्रदेश में बिजली बनती है लेकिन हमें उसका एक बेनिफिट नहीं मिलता है, दूसरे प्रदेश को बेची जाती है और वो प्रदेश अपने जनता के अंदर बेनिफिट पहुंचा रहे हैं और हमें महंगी मिल रही है बिजली। तो सबसे बड़ी समस्या है। आपने दूसरे प्रदेश की बात की, दूसरे ही प्रदेश से एक पार्टी उत्तराखंड में आई है और वो यहाँ लोगों को 500 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिजली की समस्या तो शायद वो लोगों की सॉल्व कर देंगे। नहीं कर पाएंगे। देखिए, बड़े बड़े वादे तो शायद भाजपा सरकार ने भी प्रदेश की जनता से किए थे, जुमले तो वो भी दे के चले गए थे। आज आप दिल्ली में जाके देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी ने उसका मेन जब 2014 में चुनाव हुए थे तो तब उन्होंने क्या रखा था कि हम यमुना को साफ करेंगे, हम यमुना को साफ करेंगे। वो जब भी चुनाव लड़ते हैं वो एक बात सामने रखते हैं, हम यमुना को साफ करेंगे। आज तक उस प्रदेश में यमुना साफ हुई नहीं हुई। आज हम पूछते हैं उनसे, नेहा जी वो ऐसी पार्टी है, पूरे कोरोना काल में धरातल पे नजर नहीं आई, किसी की मदद नहीं की उस पार्टी ने, और आज वो हमारी देवभूमि में आके कहती है मैं तीसरा विकल्प हूं। तो ये उनकी भूल है, वो तीसरा विकल्प नहीं है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी पूरी सांठ गांठ बीजेपी वालों से है, क्योंकि जिस प्रकार से जुमले भाजपा सरकार देती है, तो मैं संकोच नहीं करूंगा इस बात पे उनका नाम लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी हर महीने आके यहाँ नए नए जुमले दे के जाते हैं प्रदेश की जनता को। तो मैं आज आपके माध्यम से एक चीज बता देना चाहता हूं उन्हें कि ये जुमले देवभूमि में नहीं चलेंगे। प्रदेश की जनता, आप पूरे कोरोना काल में नजर नहीं आते हैं, आप कहीं स्टैंड नहीं लेते हैं, लेकिन आज आप आके बोलते हैं कि हम तीसरा विकल्प हैं, तो ये आपकी भूल है। और नेहा जी जो आपने बात कही उस पर मैं बोल दूं कि बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनको हमारे देवभूमि के बारे में कुछ नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बना देंगे। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत एक हंसने का विषय है, हंसने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी देवभूमि में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम इसको आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। अरे जहां जिस धरती पे पहले से ही केदारनाथ से लेके श्री हेमकुंड साहिब उपस्थित है, वहां आप क्या करेंगे? आप देवभूमि में खड़े हैं, शायद मान्यवर भूल चुके हैं कि ये देवभूमि में खड़े हैं और देवभूमि में खड़े होकर ऐसी बात कर रहे हैं। इनको इनको पता ही नहीं है कुछ इसका मतलब। तो यहाँ से पता लगता है कि इनको कुछ नहीं पता, बस मुंह हिलाना है बस। जहां तक अपने मुंह चलाने की बात की, जुमलेबाजी की बात की, वहां पर हम अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी बात कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। उन्होंने कहा था कि कोरोना एक प्राणी है, उसको जीने का अधिकार है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने उस समय पर लोगों की मदद की, जो लोग अपनी जान के लिए खतरा समझ रहे थे, उन लोगों को आपने ऑक्सीजन टैंक्स उपलब्ध कराए। तो ये चीजें तो आपस में मैच ही नहीं करती है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो कह रहा है
कि कोरोना काल में मृत्यु हुई और एक तरफ वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि कोरोना एक जीव है जो जीना चाहता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेहा जी, ये वाला तो जो उन्होंने बताया कि बोला था, ये बयान दिया था, शायद आपको ये भी याद होगा, उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदेश में -1 बेरोजगारी है। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो जनता के लिए जिनको चुना गया है, वो किस प्रकार से जनता के बीच में उतर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो बेरोजगारी की, आप किसी भी विषय पे बात कर लीजिए, वो बेरोजगारी की बात करते थे तो कहते थे कि -1 बेरोजगारी है, और हम हंसते थे कि इनको अपने प्रदेश के बारे में ही नहीं पता है। तो ये भी चीज है। और जो उनका बयान कोरोना के लिए था, वो तो वही जाने जो जिन्होंने क्या सोच के ये बयान दिया और किस विषय पे ये बयान दे दिया। -1, मैंने आपको जैसे बताया, -1 बेरोजगारी अगर, तो आज प्रदेश का युवा शायद भटक ना रहा होता। यहीं पर युवा कांग्रेस जो बात कह रही है और जो भाजपा की सरकार बात कर रही है उसमें एक क्लैश होता है। आप कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आंकड़े बता रहे हैं कि 23% के भी ऊपर बेरोजगारी जा चुकी है, लेकिन भाजपा की सरकार ये साफ तौर पर मानने को तैयार ही नहीं है कि बेरोजगारी जैसा कुछ इस प्रदेश में है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो ये भी नहीं मानते कि प्रदेश में महंगाई है। वो तो ये भी नहीं मानते, जैसे आपने, कि प्रदेश में युवा बेरोजगार है। वो तो ये भी नहीं मानते कि तेल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। वो तो ये भी नहीं मानते। वो तो प्रदेश में कहते हैं हमने बहुत विकास किया। बातें इनसे जुमले जितने मर्जी करा लीजिए, कहीं पीछे नहीं है सरकार, कहीं कहीं भी पीछे नहीं है सरकार। ये तो कुछ नहीं मानते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आता इनको कौन सा चश्मा पहनाया जाए जिससे इनको नजर आए कि प्रदेश का युवा बिलक रहा है, प्रदेश की जनता जवाब पूछ रही है इनसे कि आप जवाब दीजिए कि कौन इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये तो बस इनके कानों तले जू नहीं रेंगती है, ये वाला हिसाब है इनका। तो प्रदेश में भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? ऐसा क्यों किया होगा? इसलिए किया होगा क्योंकि मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। इनकी डबल इंजन की सरकार सिंगल इंजन की भी नहीं रही, इसलिए इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई विकास इन्होंने किया होता तो शायद आज ये मुख्यमंत्री ना बदलते, तो आज प्रदेश की जनता इनसे खुश होती। इसलिए ये साफ तौर से, तो इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में इसका आंसर निपटता है कि इनके पास विकास नाम की कोई चीज नहीं है, और इनके तीनों के तीनों मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं इस प्रदेश के अंदर। लेकिन भाजपा बार बार ये कह रही है कि पुष्कर धामी युवा मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप भी एक युवा हैं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी वो युवा मुख्यमंत्री हैं जो आपको चाहिए? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री देने से मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं हो जाता है। मुख्यमंत्री वो होता है जो जनता के बीच में उतरे, उनकी दिक्कतों को सुने और खड़े खड़े उसको सॉल्यूशन दे। ये है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। नेहा जी, प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री देने से कुछ नहीं हो जाता है। उनकी सोच युवाओं के लिए बहुत क्लियर होनी चाहिए, उनकी विचारधारा युवाओं के लिए होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश के युवाओं को क्या चाहिए। अरे जुमले नहीं, हमें नौकरियां चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री देने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना होगा। कोरोना के समय पर काफी सारे लोग जो उत्तराखंड के प्रवासी थे वो वापस उत्तराखंड लौट कर आए और इस तरह की भी हवा बनाई गई कि इनको रोजगार दिया जाएगा, स्वरोजगार दिया जाएगा। क्या उस तरह का काम इस सरकार ने किया है? शायद कर दिया होता तो आज मैं यहां बैठा हुआ ताली बजा रहा होता सरकार के लिए, क्योंकि 4 लाख वापसी करते हैं और वो है वह प्रदेश जो उनका घर है। 4 लाख युवा वापसी करते हैं, और लेकिन एक युवा को नौकरी नहीं दी जाती है, तो दूसरी ओर तुरंत लेटर निकाल दिया जाता है कि 2 साल तक सब नियुक्तियां बंद है। तो आज सामने है ना सब, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। शायद किया होता
तो आज प्रदेश का युवा सड़कों पे ना उतरता, आज प्रदेश का युवा इनके सामने आवाज ना उठाता। अरे आप तो उन युवाओं के घर के अंदर बैठे हैं साहब, आपको नजर नहीं आ रहा है कि उनको क्या दिक्कत है। वो अगर अगर मैं भी हूं, मैं अपने घर वापसी कर रहा हूं, तो घर वाले तो खुश होने चाहिए कि हमारा हमारा युवा, हमारा लड़का वापस आया है, अरे इसके लिए हम ये करेंगे, इसके लिए वो करेंगे। लेकिन यहाँ तो साफ तौर से पल्ला झाड़ दिया गया, लेटर लिख के दे दिया गया जी 2 साल तक आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, युवा होने के नाते मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक, हमें तो समझ लीजिए बोल दिया कि गेट आउट। प्रदेश के युवा को भाजपा सरकार ने छलने का काम किया। आप क्या कहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले वो लोगों के लिए क्या करेगी? सबसे पहले सीधे तौर पे जवाब दूं आपको, तो जो भाजपा सरकार ने नहीं किया ना लोगों के लिए, हम वो करके दिखाएंगे। हम प्रदेश को अच्छा मुख्यमंत्री देंगे, हम प्रदेश के युवाओं की बात को सुनेंगे और खड़े पैर सॉल्यूशन देंगे। और आपके माध्यम से मैं जितनी जनता देख रही है सबको बता देना चाहता हूं कि पूरे तरीके से कांग्रेस आपकी ही विचारधारा से है और आपके साथ खड़ी है। विषय बहुत हैं, बताने के लिए भी बहुत है, लेकिन कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। और आपने जो बात करी, प्रदेश को हम अच्छा मुख्यमंत्री देंगे और जो चीजें कांग्रेस करने में, जो उनके उनके जो वादे और जुमलों में तब्दील हो गए हैं, ये हम नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूं और विश्वास दिलाता हूं इस चीज का, ये सरकार हमारी नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी इस समय कई मसलों से जूझ रही है। पिछली बार 2017 में भी कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायक पार्टी को छोड़कर चले गए थे। इस बार क्या कांग्रेस पार्टी धरातल पर मजबूत होती आपको नजर आ रही है? बिल्कुल होती नजर आ रही है। आप धरातल पे लोग होते हैं, लोगों से पूछ लीजिए जाके, बिल्कुल मजबूत है। और 2017 की जहां तक बात करी, तो वहां भी शायद भाजपा सरकार कमजोर थी कि उन्हें कांग्रेस के विधायक खींचने की जरूरत पड़ गई। बड़ी सोचने का विषय है नेहा जी, कि उनको कांग्रेस के विधायक खींचने की जरूरत पड़ गई, तो कहीं ना कहीं सरकार उस टाइम भी कमजोर थी। तो आज हकीकत है, जमीनी स्तर की हकीकत है, आप उतर के पूछ लीजिए कि कांग्रेस किस प्रकार से लोगों के बीच में काम कर रही है और पिछले कितने टाइम से कार्य कर रही है, और आज मजबूत है प्रदेश में कांग्रेस। पिछले दिनों 16 दिसंबर को राहुल गांधी जी की एक रैली हुई थी यहीं परेड ग्राउंड में, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। उसके बारे में आपको किस तरह का फीडबैक मिला? लोगों ने क्या कहा? क्या वो राहुल गांधी जी की रैली से खुश हैं? क्या उन्हें लगता है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका भविष्य अब उज्जवल है? मैं आपके ना क्वेश्चन पे लंबा कोई ऐसा आंसर नहीं दूंगा, सीधी लाइन में स्पष्ट कर दूंगा। लोगों का फीडबैक साफ तौर पे बोला कि भाई मोदी जी की रैली को फेल कर दिया। आप डिफरेंस देखिए, एक तरफ आपको खाली कुर्सियां मिलती हैं, तो दूसरी ओर आपको मिलता है कि लोग परेड ग्राउंड से बाहर खड़े हैं। उनसे पूछा गया भाई अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि यार अंदर खड़े होने की जगह ही नहीं है। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जी को किस प्रकार से प्रदेश की जनता प्यार दे रही है। तो डिफरेंस तो लोगों ने एक लाइन में बता दिया था कि जी मोदी जी की रैली तो फेल है राहुल गांधी जी के रैली के सामने, एक सम्मान रैली के सामने। आपके राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब सैनिकों की अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। वो सैनिकों के नाम का सहारा लेकर अब अपने आप को प्रदेश में आगे बढ़ाना चाहती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई किसी चीज का सहारा ले रहे हैं। वह विजय सम्मान रैली थी, राहुल गांधी जी खुद आके सम्मान देके गए हैं। मतलब एक बात समझ नहीं आती है मुझे, अगर यही सम्मान भाजपा देती तो ठीक था, और यही सम्मान कांग्रेस ने दे दिया तो हम सहारा ले रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो मतलब आप साफ तौर पे ये कह दीजिए ना कि आर्मी पर्सन्स को आप जो सम्मान है मत दीजिए। आप सीधी तौर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं उस चीज को? आप सीधे स्पष्ट बोलिए उसे कि आप सम्मान मत दीजिए। आप देखिए, हमारे जो भाजपा है, भाजपा मात्र और मात्र उंगली उठाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकती। तो उनको हर चीज में कांग्रेस गलत नजर आती है। अगर हमने
अगर हमने एक कांग्रेस पार्टी ने एक साफ दिल से, राहुल गांधी जी ने खुद देवभूमि में आके, पुराना नाता है राहुल जी का देवभूमि से, आके अगर सम्मान दे दिया तो वो गलत कर दिया क्या? मतलब आप हर चीज को गलत बोलते हैं, ये भाजपा सरकार हर चीज को गलत बोल देती है, तो ये चीज नहीं है। हम किसी का कोई सहारा नहीं है ले रहे हैं, बस हम उनको उनका सम्मान दे रहे हैं, उनका दर्जा उनको दे रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं इस समय पर, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी ने फटी जींस वाली टिप्पणी की हो, चाहे प्रदेश की आंदोलन करती महिलाओं के ऊपर लाठियां भांजने की बात हुई हो। हमने देखा है कि कदम कदम पर महिलाओं को पीछे किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी एक नारा देती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रदेश में जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं, जिस तरीके से महिलाओं को इस समय इज्जत नहीं दी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक भाजपा सरकार की बात है, तो महिलाओं को सम्मान दूर दूर तक नहीं दिया जाता है सरकार के अंदर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात कर लेते हैं, उन्होंने अपने भरे जनता दरबार में एक शिक्षिता को, टीचर को बाहर निकाल दिया और बोल दिया कि इनको बाहर निकाल दिया जाए, और तुरंत ही उनका सस्पेंशन लेटर बन जाता है, उनको हटा दिया जाए। मतलब, और उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आते हैं, वो फटी जींस के ऊपर मुद्दा उठा देते हैं जी, फटी जींस, और किस प्रकार से वो डिस्क्राइब करते हैं, देखने का विषय तो ये है। तो यहाँ से साफ तौर पे उनकी बातें हैं, और कहीं से कहीं तक सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और हमारी जहाँ तक बात है, प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, तो ये प्रदेश, ये देश का नारा है, देश की लड़कियों का नारा है। और देखिए, कांग्रेस हमेशा महिलाओं के हित में रही है, और महिलाओं की लड़ाई जब जब जरूरत महिलाओं को पड़ी है, तब तक कांग्रेस ने उनका पूरे तरीके से साथ दिया है, कभी अपमान नहीं किया, ये तो मैं कह सकता हूँ। अमनदीप, एक बात और हमें बताइए कि इस समय पर जो धार्मिक सौहार्द है हमारे देश का, उसको बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, और ऐसे ही कुछ वाकये हमने हरिद्वार में भी देखे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल की जा रही है, और ये बहुत ही एक, हम बोल रहे हैं सो दुर्भाग्यपूर्ण, गलत, ये भाजपा की एक विचारधारा को बताता है। शायद भाजपा सरकार एक स्लोगन भूल गई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इन्होंने धार्मिक चीजें लाके लोगों को उलझाने का कार्य किया है। और इनकी ये चीजें तब ज्यादा निकलती हैं जब ये चुनाव लड़ रहे होते हैं, ये चुनाव में धर्म को सबसे ज्यादा आगे लाते हैं। तो ये विचारधारा को बताता है कि किस प्रकार की विचारधारा इस भाजपा सरकार के अंदर है, और किस प्रकार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम ये कर रही है। दो बातें मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो इन दोनों ही सरकारों की सबसे बड़ी नाकामी क्या रही है? सबसे बड़ी नाकामी तो बहुत रही है। शायद केंद्र में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। क्या किया? नहीं किया। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की तो बात बहुत दूर की है, वो मात्र और मात्र अपनी नाकामियां छुपाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आके उन्होंने बड़े बड़े वादे किए 2017 में, प्रदेश की जनता ने प्यार जताया, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। डबल इंजन की सरकार कब फेल हो गई जनता को नहीं पता लगा। आज जनता सवाल पूछती है, ये जवाब नहीं देते हैं। अगर इनसे सवाल पूछ लिया जाता है तो ये उसका उत्तर किस प्रकार से देते हैं कि जी हमसे पिछली वाली सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, या 2 साल तक कोरोना रहा तो हम कार्य नहीं कर पाए। अरे आप साफ क्यों नहीं बोलते कि आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं, प्रदेश की जनता को बताना नहीं चाहते हैं? आज इनसे आंकड़े मांग लीजिए, इन पे आंकड़े नहीं होंगे। केंद्र की बात है, बहुत, अगर मैं गिनाने पे आऊं आपको तो बहुत नाकामियां हैं इनकी। महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, बेरोजगारी, रोजगार का मामला है, और बहुत मामले, महिला सुरक्षा है, स्वास्थ्य विभाग है। सरकार कहाँ कहाँ वो धरातल पे ये विकास विकास करते हैं, धरातल पे आज विकास नहीं है। आज धरातल का विकास नजर ही नहीं आता है जो सरकार वहां बैठ के बोलती है। बहुत नाकामियां हैं, बहुत। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस समय देश में, लेकिन जब प्याज के बढ़ते दामों की बात आई थी तो उस समय निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया था कि वो प्याज नहीं खाती।
तो आपको ऐसा भी लगता है कि ये सरकार सिर्फ पल्ला झाड़ना चाहती है और असली मुद्दों के ऊपर बात नहीं करना चाहती? बिल्कुल लगता है। आप ये देखिए कि इतना बड़ा बयान देश के हित में देना ठीक है क्या? आप उन्हीं से जाके पूछिए। मतलब आप साफ तौर पे पल्ला झाड़ रही हैं कि मैं जी प्याज नहीं खाती, मुझे नहीं पता। अरे प्रदेश की जनता, देश की जनता तो खाती है। उन्हें तो पता है कि किस प्रकार से भाव ऐसे जा रहे हैं, ऐसे विकास हो रहा है तुम्हारा हर चीज में। तो पल्ला झाड़ने का काम तो सरकार ने शुरू से किया है, और मुझे तो लगता है कि जुमले देने से पीछे नहीं हटती है। और जुमले इतने बड़े बड़े दे देते हैं कि बेचारे उस चीज पे उतर ही नहीं पाते, धरातल पे नजर नहीं आते इनके। मैंने कहा, दोबारा कह रहा हूं, वादे जुमलों में तब्दील हो जाते हैं, भोली भाली जनता को नहीं पता लगता है। अभी अभी देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक किसान आंदोलन खत्म हुआ है, जिसके समय पर मोदी जी ने ये कहा था कि वो कुछ किसान भाइयों को जो 3 काले कानून थे वो समझा नहीं पाए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेहा जी, शर्म आती है, अंदर से शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल के एक चीज को अलग कर देते हैं कि मैं समझा नहीं पाया। लेकिन वो जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं इस किसान आंदोलन में, उनकी शहादत पे आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं। आज तक नहीं कहा। उन 700 किसानों की शहादत, ये ये देश का प्रत्येक व्यक्ति या देश की सरकार, कुछ भी कह लीजिए, ये कभी भरपाई नहीं कर सकते। और वो जो अब एक चीज बताइए कि 700 से अधिक किसान, ये पल्ला हर चीज से झाड़ते हैं। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने तो पूरी 400 किसानों की लिस्ट दे दी थी इन्हें, ये लिस्ट है जी, इतने किसान इस शहादत में शहीद हुए हैं। 700 से अधिक किसान शहीद होते हैं एक साल। वो इनके लाठियों से, इनके वाटर कैनन से, इनके आंसू गैस के गोलों से लड़ते हैं। लेकिन ये नहीं कहते, ये नहीं बोलती सरकार कि हमारी गलती है और हम वापस ले रहे हैं। वहां भी इन्होंने पल्ला झाड़ दिया सीधी तौर पे कि हम समझा नहीं पाए। अरे यहां से पता लगता है कि आपके सर पर सत्ता का नशा किस प्रकार से नाच रहा है। तो ये बहुत ही एक गलत निर्णय, मतलब गलत निर्णय जो सरकार द्वारा लिया गया था, और सरकार उसमें फेल हुई। यहाँ से किसानों ने एक चीज बता दी कि सत्य की राह पे चलने वाला कभी असत्य से हारता नहीं है। तो उस दिन सत्य की जीत हुई। लेकिन दूसरी ओर जो हमारे किसान शहीद हुए, वो एक उसकी भरपाई कभी हम नहीं कर सकते। ये सरकार जितना मर्जी जुमले दे ले या बोल ले, कुछ नहीं कर सकती उस पर। अमन, अब कोरोना की तीसरी वेव की बात हो रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार हमें कौन सा टास्क मिलेगा, ताली पीटने का या थाली पीटने का? देखिए, सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में इन्होंने दिए चलवा दिए, थालियां पिटवा दी, और क्या खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ा। वो देश की जनता के आगे रहा, हमारे आगे रहा, हमने खुद, हमारे बीच में से हमारे अपने हमसे दूर हो गए। ये थालियां पीटने के बजाय मैं सरकार को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप अपना स्वास्थ्य विभाग सुधारें, चीज़ों को पहले कंट्रोल करना सीखें। बातें तो बाद में कीजिए, पहले चीज़ें कंट्रोल कीजिए। किस बाद में इस प्रदेश की, इस देश की जनता को उन चीज़ों से ना लड़ना पड़े। सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वो देश के प्रदेश को प्रोटेक्ट करके रखे। हालांकि यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ मोदी जी क्या बात करते हैं कि जी वेव चल रही है, ऑक्सीजन नहीं है इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कंटेनर्स नहीं है, लेकिन आप थालियां बजाइए और ये कोरोना भाग जाएगा। भाग गया क्या? ये जवाब दे देंगे उस चीज का कि किस प्रकार से देश के अंदर किस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई है इतने बड़े कोरोना काल में। वहां से भी पल्ला झाड़ेंगे। थालियां और ये दिए जलाने से कोई कोरोना नहीं भागता। और अब थर्ड वेव है, तो आप देखेंगे ये कौन सी मन की बात करेंगे, क्योंकि ये मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं। एक युवा होने के नाते प्रदेश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे द्वारा एक संदेश है, अच्छी विचारधारा से जुड़िए, धर्म पर कभी लड़िए मत, और जो चीज आपको सही लगे, सटीक लगे, उस विचारधारा से जुड़ जाना चाहिए। जिस विचारधारा के अंदर मनुष्य मनुष्य के तौर पर देखा जाता है, और जिस विचारधारा के अंदर
एक चीज़ कही जाती है कि सब सम्मान है, सब समान है, सब एक ही उसमें समान रूप से हैं। तो उस विचारधारा से हमारे प्रदेश को युवा को जुड़ना चाहिए और निरंतर तरक्की करनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अमनदीप। बहुत-बहुत धन्यवाद नेहा जी, आज आपने मुझे इस देवभूमि की बात में बुलाया। आज मैं देवभूमि की बात कर पाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप इतना अच्छा एक चीज़ को चला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज कि आज हमें भी अपनी बात रखने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस प्रदेश के युवाओं को बताने का। एवं दूसरी बात ये है कि मैं खुद एक युवा हूँ, तो निरंतर जिस प्रकार से आपके एक छोटा-सा कह देना चाहता हूँ कि जिस जिस प्रकार से मुझे पार्टी ने बढ़ाने का कार्य किया है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मेरे को एक पहचान यूथ कांग्रेस ने दी है और विचारधारा जो कांग्रेस की है। तो ये मेरी तरफ से, जब मैं पार्टी में नहीं भी था, तब भी मैं काफ़ी टाइम से, मेरा परिवार इसी विचारधारा से जुड़ा था। तो आज आपके बीच में एक दायित्व के साथ मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो पार्टी निरंतर बढ़ा रही है और आगे बढ़ाती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद अमनदीप। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएँगे। तो ये थी देवभूमि की बात अमनदीप सिंह बत्रा के साथ। मैं हूँ नेहा चौहान और अगर आप ऐसे ही और इंटरव्यूज़ को देखना चाहते हैं, देवभूमि के लोगों की मनों की बात को जानना चाहते हैं, तो उत्तराखंड युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे रोचक इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।